नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग तीनों कर्नाटक युद्ध और डुप्ले के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम उससे आगे ये जानेंगे कि क्या कारण रहे कि ब्रिटिश अन्य सभी यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए भारत में एक शक्तिशाली ब्रिटिश शासन की स्थापना करता है। अन्य यूरोपीय डेन्स। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क के व्यापारियों डेन्स का उल्लेख करना भी जरूरी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। इसने 1620 ईस्वी में वैंकोवर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। डेन्स ने कलकत्ता के नज़दीक सेरामपुर में 1755 में मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थापनाओं जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को बेच दी गई। यूरोपीय व्यापार की संरचना और तरीके। जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया तो उनके सामने एक ही समस्या थी कि भारत से लाए गए सामान के बदले भारत को किस चीज़ की आपूर्ति की जाए। उन्हें वित्तीयन की समस्या और एशिया के साथ प्रतिकूल व्यवहार संतुलन की समस्या से जूझना पड़ा। उन्होंने 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका की खानों से सोना और चांदी निकालकर यूरोप को समृद्ध किया और इसका उपयोग अनिच्छुक रूप से पूरब से आयातित वस्तुओं को खरीदने में भी किया। यह दर्ज किया गया कि 1660 और 1699 के बीच पूरब को निर्यातित सोना और चांदी की मात्रा कुल निर्यात का 66% थी। 1680 से 89 के मध्य यह प्रतिशत बढ़कर 87 तक पहुंच गई। अंग्रेज़ों ने 1700 और 1750 के बीच 270 लाख रुपए कीमत की चांदी और 90 लाख की अन्य वस्तुएं भारत भेजी। लेकिन 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ स्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। 1760 और 1809 के बीच 140 लाख रुपए मूल्य की चांदी निर्यात की गई, जबकि अन्य वस्तुओं का निर्यात 485 लाख तक बढ़ गया। वाणिज्यवादी विश्वास के अनुसार बुलियन सोने चांदी की ईंटें का निर्यात किसी देश की अर्थव्यवस्था एवं समृद्धि के लिए नुकसानदेह होता है। अतः इस दौरान यूरोपीय कंपनियां पूरब की वस्तुओं के बदले दूसरी चीज़ें देने का विकल्प ढूंढ रही थी। अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा करके उन्होंने इस समस्या का आंशिक समाधान खोजा। यूरोपीय व्यापार मसालों की द्वीप से लौंग और जापान से तांबा भारत और चीन तक पहुँचाते थे। भारतीय सूती वस्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया और फारसी कालीन भारत पहुंचाते थे और इस तरह भारत से आयातित माल का कुछ मूल्य चुकाते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही अंग्रेज व्यापार घाटे का संपूर्ण समाधान तभी प्राप्त कर पाए जब अंग्रेजों ने बंगाल से राजस्व वसूलना शुरू किया और चीन को अफीम का निर्यात करने लगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियां एशिया से लाई गई वस्तुओं की यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकी महाद्वीप और मध्य पूर्व के बाजारों में बिक्री से भारी मुनाफा कमाते थे। यूरोपीय शक्तियों ने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच एक त्रिकोणीय व्यापार शुरू किया। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां अमेरिका के बागानों के लिए दासों की नियुक्ति करते थे और ये दास अफ्रीका के पश्चिमी तट से लाए जाते थे। इस पृष्ठभूमि में पूरब के साथ व्यापार आगे बढ़ा। आरंभ से ही यूरोपीय बाजारों में मसालों की मांग अत्यधिक थी। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में काली मिर्च का व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। हालांकि 17वीं शताब्दी का अंत होते होते व्यापार में दूसरी वस्तुओं का महत्व भी बढ़ने लगा। मसालों के स्थान पर कपड़ा, रेशम और सोरा का महत्व तेजी से बढ़ा। 18वीं सदी के दूसरे दशक से अंग्रेजी और डच कंपनियों में भारतीय वस्त्र की मांग बढ़ गई। एशिया के दूसरे देशों में भारतीय कपड़ों की मांग बहुत थी और इसका उपयोग विनिमय वस्तु के रूप में किया जाता था। भारतीय कपड़े अपनी विविधता, उत्कृष्टता, प्रकार और डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल में सादे, रंगे हुए, कढ़ाई वाले विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन किया जाता था। भारतीय रेशम और मलमल मोटे और परिष्कृत दोनों प्रकार के यूरोप और साथ ही साथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बाजारों में भी पाए जाते थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1614 में अंग्रेज कंपनी ने सूरत में 12,000 कपड़ों की थान की मांग की, जो 1664 में 7,50,000 थान से भी अधिक तक पहुंच गई, जिसकी मात्रा कंपनी के समस्त व्यापार का 73% आंका गया। 1690 तक कुल व्यापार में कपड़ों का हिस्सा 83% तक पहुंच गया।
इस समय यूरोप में उच्च वर्गों के बीच बंगाल के मलमल और कोरोमंडल के छींटदार कपड़ों की मांग विशेष रूप से बढ़ गई। इस बढ़ते हुए आयात से अंग्रेजी उत्पादक घबरा गए और उन्होंने भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने 1700, 1721 और 1735 में विभिन्न संरक्षणवादी विनियम पारित किए। इसके अतिरिक्त 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में कच्चे रेशम की मांग भी बढ़ गई। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों द्वारा सॉल्टपीटर शोरा, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, बेतहाशा मांग की गई। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हुए शोरा भारी वस्तु होने के कारण इसका उपयोग जहाज़ों को संतुलित करने में भी किया जा सकता था। पटना शोरे के व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इसी प्रकार नील भी आयात की एक अन्य वस्तु थी जिसका उपयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता था, क्योंकि यह यूरोप में नीले रंग के लिए प्रयोग होने वाला परंपरागत पौधों की पत्तियों की तुलना में सस्ता एवं प्रयोग करने में आसान था। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज क्यों सफल हुए? सभी यूरोपीय राष्ट्रों जो नवीन समुद्री मार्ग की खोज के पश्चात भारत में व्यापारी के तौर पर आए, में से इंग्लैंड 18वीं शताब्दी के अंत तक सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सफल के रूप में उभरा। अन्य यूरोपीय शक्तियों पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और डेनमार्क के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता सामान्यतः विश्व और विशिष्ट रूप से भारत में के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों की चर्चा आगे की जा रही है। पहला, व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों को मिलाकर बनी। यह निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी, जिसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे। कंपनी के शेयर धारकों का इस पर अत्यधिक प्रभाव था, क्योंकि शेयरों की खरीद के माध्यम से मतों को खरीदा एवं बेचा जा सकता था। फ्रांस एवं पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां व्यापक रूप से राज्य के स्वामित्वाधीन थी और कई तरीकों से इनकी प्रकृति सामंतवादी थी। फ्रांसीसी कंपनी में राजा के 60% से अधिक शेयर होते थे और राजा द्वारा शेयरधारकों में से 2 निदेशकों को मनोनीत किया जाता था, जो सरकार द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्तों का निर्णय करते थे। शेयरधारक कंपनी की उन्नति एवं समृद्धि में बेहद कम रुचि लेते थे, क्योंकि सरकार शेयरधारकों को लाभांश प्रदान करने का वचन देती थी। शेयरधारकों की रुचि के अभाव में 1725 से 1765 के बीच शेयरधारकों की कोई बैठक नहीं हुई और साधारण तौर पर कंपनी को राज्य के एक विभाग के तौर पर प्रतिबंधित किया गया। दूसरा, नौसैन्य सर्वोच्चता। ब्रिटेन की शाही नौसेना न केवल आकार में बड़ी थी, अपितु यह अपने समय की सबसे उन्नत नौसेना भी थी। स्पेन के अर्मडा और ट्राफलगर में फ्रांसीसियों पर मिली जीत ने यूरोपीय नौसेना शक्तियों में शाही नौसेना को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया। भारत में ब्रिटेन नौसेना बेरों के तीव्र एवं सशक्त परिचालन के कारण पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी नौसेना को पराजित करने में सफल रहा। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से दक्ष नौसेना के महत्व को समझा और सीखा तथा अपने जहाजी बेरों को प्रौद्योगिकीय रूप से बेहतर बनाया। तीसरा, औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में सूत कताई, भाप इंजन, मशीन करघा जैसी कई अन्य नवीन मशीनों की खोज के साथ 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इन मशीनों ने कपड़ा, धातुकर्म, भाप शक्ति एवं कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक सुधार किया। बाद में औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों तक पहुंच गई और इसने इंग्लैंड को अपना आधिपत्य नेतृत्व बनाए रखने में मदद की। चौथा कारण है सैन्य कौशल एवं अनुशासन। ब्रिटेन के सिपाही अत्यधिक अनुशासित और सुप्रशिक्षित थे। ब्रिटिश कमांडर रणनीतिकार थे जो युद्ध के क्षेत्र में नवीन तरीके अपनाते थे। प्रौद्योगिकी उन्नति ने सेना को और अधिक सुसज्जित किया। उन सब कारकों ने संयुक्त रूप से मिलकर छोटी अंग्रेजी सेना को बड़ी सेनाओं को पराजित करने में सक्षम बनाया। पांचवा कारण है स्थायी सरकार। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के अपवाद सहित ब्रिटेन में दक्ष राजशाही या राजतंत्र के साथ स्थायी सरकार रही। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 1789 में हिंसक क्रांति हुई और उसके बाद नेपोलियन युद्ध हुआ। 1815 में नेपोलियन की पराजय ने फ्रांस की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इटली 1861 के उत्तरार्ध में एक राष्ट्र के तौर पर एकीकृत हुआ। 17वीं शताब्दी में डच एवं स्पेन 80 वर्ष तक युद्ध में संलग्न रहे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 ईस्वी में दिवालियापन से प्रभावित थी। इसको अपने अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन को बेचने और एशिया छोड़ने हेतु बाध्य होना पड़ा। छठा कारण है धर्म के प्रति न्यून उत्साह। ब्रिटेन का स्पेन, पुर्तगाली एवं डच की अपेक्षा ईसाइयत के प्रसार पर कम रुझान रहा। इस प्रकार
इसका शासन अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार था। 7वां कारण है ऋण बाजार का उपयोग। ब्रिटेन की अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा सफलता प्राप्ति के पीछे युद्धों का वित्तीयन के लिए ऋण बाजार का उपयोग करना भी एक बड़ा कारण रहा। सरकारी ऋण पत्रों को पूंजी बाजार में इस वचन के साथ बेचने कि फ्रांस एवं स्पेन जैसे प्रतिद्वंदी देशों ब्रिटेन द्वारा पराजित होने पर अच्छा प्रतिफल प्रदान किया जाएगा के लिए विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इस प्रकार ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदी की अपेक्षा सेना पर अधिक व्यय कर सका। ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी फ्रांस अंग्रेजों द्वारा सेना पर व्यय से तालमेल नहीं बैठा सका। 1694 और 1812 के बीच प्रथम राजतंत्र के अंतर्गत और फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन तथा अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में अपने अप्रचलित धन जुटाने के तरीकों से फ्रांस दिवालिया हो गया। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम इस चैप्टर से संघ लोक सेवा आयोग और अन्य स्टेट PCS के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्नों की चर्चा करेंगे।